हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए लेक्चर में एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के सीरीज के लेक्चर में। तो आज हम शुंग डायनेस्टी, सातवाहन, कुषाण एंड गुप्त डायनेस्टी के बारे में देखेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यूपीएससी में इससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स में और मेंस में भी। ये हमारे भारत के प्राचीन इतिहास के मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो चलो देखते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले हम देखेंगे शुंग डायनेस्टी के बारे में, जिसको शुंग वंश भी कहा जाता है। तो इसका टाइम स्पैन है 184 बीसी टू 148 बीसी तक, ठीक है। और 185 बीसी टू 75 बीसी भी इसका माना जाता है, शुंग डायनेस्टी। तो शुंग वंश के इतिहास का ज्ञान हमें पुराण, जैसे कि हमारे पुराण है हर्षचरित जो बाणभट्ट द्वारा लिखी गई है, महामात्य पतंजलि द्वारा लिखी गई है, मालविकाग्निका मित्रम कालिदास द्वारा लिखी गई किताब है, और तारानाथ के वृत्तांत, जैन विद्वान केशवली के विवरण, श्वेतसूत्र, बोधायन, मनुस्मृति और दिव्यवदान आदि ग्रंथों से हमें शुंगों का इतिहास ज्ञात होता है। अयोध्या का अभिलेख भी शुंग वंश पर पर्याप्त प्रकाश डालता है। मौर्य वंश के जो अंतिम सम्राट थे बृहद्रथ की हत्या करके उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व में एक नवीन राजवंश की स्थापना की थी। भारतीय इतिहास में यह शुंग वंश कहलाता है। तो ये शुंग कौन थे, यह प्रश्न इतिहास में अत्याधुनिक विवादाग्रस्त प्रश्न है। हर्षचरित्र में शुंगों को अनार्य बताया गया है। हरप्रसाद शास्त्री शुंगों को पारसी बताते हैं। हरप्रसाद शास्त्री एक इतिहासकार है, वो बताते हैं कि शुंग पारसी है। दिव्यवदान के ग्रंथों में शुंगों को मौर्य, भारद्वाज और गोत्रीय कहा गया है। मालविकाग्निका मित्रम में के ग्रंथों में शुंगों को ब्राह्मण कहा गया है। अधिकांश विद्वान शुंगों को ब्राह्मण स्वीकार करते हैं। इन विद्वानों में पाणिनि, तारानाथ, कीट ये मुख्य है। इनके अलावा डॉक्टर एच ए शाह और डॉक्टर जेसी घोष शुंगों को क्षत्रिय बताते हैं। इन उल्लेखों से शुंग ब्राह्मण वर्ण के सिद्ध होते हैं। तिब्बती लेखक तारानाथ ने भी पुष्यमित्र को किसी राजा का पुरोहित बताया है। वास्तव में आवश्यकता पड़ने पर ब्राह्मण द्वारा शस्त्र ग्रहण करने का वर्णन वनस्मृति में भी मिलता है। महाभारत में द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा के हमें उदाहरण मिलते हैं जो कहते हैं जो कि ब्राह्मण वर्ग थे। तो इसके लिए शुंगों का परिचय हमको ब्राह्मण से ही मिलता है। ये शुंग डायनेस्टी का मैप है, देख सकते हैं हम शुंग एम्पायर जो साम्राज्य है, शुंग कहाँ तक फैला था भारत के नक्शे में हम देख सकते हैं। तो ये इनकी बॉर्डर थी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पे ये सातवाहन एम्पायर जिसके बारे में हम नेक्स्ट देखेंगे। सबसे पहले हम शुंगों के बारे में देखेंगे। ये इनकी टेरिटरी थी पूरा, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। सबसे पहले जो किंग थे पुष्यमित्र शुंग, जिन्होंने शुंग वंश की स्थापना की थी। इनका कार्यकाल था 184 तो 1 से 48 ईसा पूर्व तक या 148 ईसा पूर्व तक। तो डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल के अनुसार पुष्यमित्र शुंग मौर्य राजकुल के पुरोहित का पुत्र था। वह भारत के विदिशा नामक स्थान का रहने वाला था। युवावस्था में पुष्यमित्र मौर्य सेना में भर्ती हो गया था। वह धर्मपरायण ब्राह्मण था और एक अनुभवी सैनिक भी था। कुशल सेनापति भी था और दक्ष शासक था। पुष्यमित्र ने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके 184 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की थी। पुष्यमित्र शुंग की उपलब्धियों का विवेचन हमें मिलता है, जैसे कि मगध साम्राज्य का संगठन और विस्तार। सर्वप्रथम पुष्यमित्र ने अपनी सत्ता को दृढ़ करके मगध साम्राज्य का संगठन किया था। उसने अयोध्या यानी कि उत्तर प्रदेश, विदिशा तथा भरहुत जिसे हम मध्य प्रदेश भी कहते हैं अपने प्रदेश में साम्राज्य में शामिल किए थे। साम्राज्य के पश्चिमी जो प्रदेश थे वहां पर नियंत्रण रखने के लिए पुष्यमित्र ने अपने पुत्र अग्निमित्र को अवंती का प्रांतपति नियुक्त किया था। इससे अतिरिक्त तो उसने विदिशा जैसे कि पूर्वी मालदा, आधुनिक बेसनगर को अपनी राजधानी बनाया था, जहां पर अग्निमित्र का दरबार लगता था। कलिंग उसके साम्राज्य का अंग नहीं था। जो कलिंग साम्राज्य है वो पुष्यमित्र शुंग के साम्राज्य का
भाग नहीं था। उसके बाद उन्होंने विदर्भ पर आक्रमण किया था। अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाकर पुष्यमित्र ने अपने राज्य विस्तार की योजना बनाई। उसने सर्वप्रथम विदर्भ पर आक्रमण किया। इससे पूर्व विदर्भ राज्य मौर्य साम्राज्य के अधिकार में ही था, किंतु मौर्य साम्राज्य का पतन और प्रारंभ होने पर यह स्वतंत्र हो गया था और उस समय इसका शासक यज्ञसेन था। राजा यज्ञसेन के साथ हुए युद्ध का संचालन पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र ने किया था। उसने राजनीतिक षड्यंत्रों द्वारा यज्ञसेन के चचेरे भाई को अपने साथ मिला लिया और परिणाम स्वरूप युद्ध में यज्ञसेन की पराजय हुई थी। पुष्यमित्र ने विदर्भ के दो भागों में विभाजित करके उसका एक भाग माधवसेन, जिसको यज्ञसेन भी कहा जाता है, और दूसरा भाग यज्ञसेन को ही दिया, किंतु दोनों को पुष्यमित्र के अधीनता में ही रहना पड़ा था। और उस पुष्यमित्र ने कलिंगराज पर, जैसे कि कलिंगराज खारवेल पर आक्रमण किया था, तो कुछ इतिहासकारों का मत है कि पुष्यमित्र को कलिंगराज खारवेल के सामने नतमस्तक होना पड़ा था। डॉक्टर स्मिथ ने इस मत का समर्थन किया है। उन्होंने लिखा है कि खारवेल ने 2 बार आक्रमण किया। पहला आक्रमण 165 ईसा पूर्व में हुआ था, जिसमें खारवेल आगे नहीं बढ़ सका, और दूसरा आक्रमण 161 ईसा पूर्व में हुआ था और इस आक्रमण में खारवेल सफल हुआ और उसकी सेना मगध तक पहुंच गई थी। उसके पुष्यमित्र को नतमस्तक किया, लेकिन डॉक्टर एथेन का मत है कि खारवेल ने बृहस्पति को हराया था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यवनों का आक्रमण। तो पुष्यमित्र के काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना 2 यवन आक्रमणकारियों द्वारा किए गए आक्रमण में है। ये यवन आक्रमणकारी साकेत और मथुरा पर विजय प्राप्त करते हुए पाटलिपुत्र तक आ गए थे। इस घटना में संबंध हमें पतंजलि के महाभाष्य और गार्गी संहिता से जानकारी प्राप्त होती है। इन यवन आक्रमणकारियों ने मौर्य काल में भी एक बार आक्रमण किया था, परंतु तब इनके आक्रमण प्रभावहीन रहे थे, इसलिए यह भारत पर लगाए हुए थे और उपयुक्त अवसर पाते ही इन्होंने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था। लेकिन इस आक्रमण में भी उन्हें मुंह की खानी पड़ी थी। कालिदास के नाटक मालविकाग्निका मित्रम में यवनों के द्वितीय युद्ध के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है। इस युद्ध में पुष्यमित्र के पुत्र वसुमित्र ने सिंधु घाटी की जो नदी है वहां पे पूरी तरह से परास्त उनको किया था और खदेड़ दिया था। और इससे अलावा पुष्यमित्र शुंग ने एक अश्वमेध यज्ञ किया था। तो अयोध्या के अभिलेख के आधार पर हमें ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र ने अपनी सफलताओं की खुशी में 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। इन यज्ञों के कारण का उद्देश्य यह था कि शुंगों ने मौर्य साम्राज्य का अंत करके अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की थी और यवन आक्रमणकारियों को परास्त किया था। इस यज्ञ के माध्यम से इस बात का भी संकेत दिया गया है कि अब बौद्ध धर्म की अपेक्षा ब्राह्मण और संस्कृति का उत्थान हो रहा था। पुष्यमित्र ने अपना बहुत बड़ा साम्राज्य का विस्तार किया था। तो दिव्यवदान और तारानाथ के अनुसार पुष्यमित्र का प्रभुत्व संपूर्ण मध्य भारत पर था। सियालकोट पर भी उसका अधिकार था। दक्षिण पश्चिम में अवंती तथा विदिशा में उसके साम्राज्य शामिल थे। कलिंग पुष्यमित्र के राज्य से बाहर था, कलिंग पुष्यमित्र के साम्राज्य में नहीं था। ये बात बहुत ध्यान में रखिए कि कलिंग पुष्यमित्र के साम्राज्य में नहीं था। इससे अलावा उसके बुद्धिस्ट जो थे उनके साथ क्या रिलेशन थे, जो बौद्ध लोग थे उनके साथ या राजा थे उनके साथ क्या रिलेशन थे, वो हम देखते हैं कि बौद्ध अनुश्रुतियों में पुष्यमित्र शुंग को असहिष्णु ब्राह्मण बताया गया है। दिव्यवदान में तथा तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के अनुसार पुष्यमित्र बौद्ध धर्म का कट्टर शत्रु था। उसने बौद्ध भिक्षुओं पर भीषण अत्याचार किए थे। उसने स्तूपों और विहारों को उद्ध्वस्त करवाया और शाकल, जिसको हम सियालकोट कहते हैं, वहां जाते समय उसने घोषणा की थी कि मुझे एक बौद्ध भिक्षु का सिर लाकर देगा तो मैं उसे 100 मोहरे दूंगा। ये जो पुष्यमित्र शुंग है, उसने सियालकोट जाते समय एक घोषणा की थी कि अगर कोई मुझे एक बौद्ध भिक्षु का सर लाकर देता है तो मैं उसे 100 मोहरे दूंगा। उसने बौद्ध धर्म को समूल नष्ट करना चाहा, किंतु यह पूर्णतः सत्य नहीं है, क्योंकि शुंग काल में ही बौद्ध धर्म से संबंधित सांची के स्तूप का निर्माण हुआ था। भरूच स्तूप भी इसी समय बने थे। अंत में कुछ विद्वानों का यह भी मत है कि यह कार्य बौद्ध धर्म को नष्ट करने के लिए नहीं किया था, वरना बौद्ध मठ एवं विहार राजनीति के केंद्र बन गए थे। इस भय से उसने बौद्ध मठ और स्तूपों आदि को नष्ट करवाया था। ईबी हेवेल एक इतिहास तज्ञ है। ईबी हेवेल, इनके संदर्भ में उन्होंने लिखा है पुष्यमित्र के शुंग के संदर्भ में। वो कहते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने बौद्धों का दमन इसलिए किया क्योंकि संघ राजनीतिक शक्ति के केंद्र बन गए थे, इसलिए नहीं कि वे ऐसे धर्म को मानते थे जिसमें विश्वास नहीं करता था। कुछ अन्य विद्वान भी यह स्वीकार करते हैं कि कुछ बौद्ध संघ अनैतिक और व्याभिचार के केंद्र बन गए थे। तो ये था पुष्यमित्र शुंग के बारे में। अब हम देखते हैं
इसका इवोल्यूशन यानी कि उसका मूल्यांकन करते हैं पुष्यमित्र शुंग का। पुष्यमित्र शुंग बड़े ही योग्य तथा प्रतापी शासक था। उसने विषम परिस्थितियों में न केवल आंतरिक अव्यवस्था को दूर किया, वरना विदेशी आक्रमणों से भी उन्होंने भारत की रक्षा की थी। वह एक कुशल शासक, महत्वाकांक्षी सेनापति तथा दूरदर्शी राजनीति तज्ञ थे। वो केवल वीर और पराक्रमी ही नहीं, वरना साहित्य और कला प्रेमी भी थे। उन्हीं के काल में मनुस्मृति और महाभाष्य की रचना हुई थी। पुष्यमित्र के काल में ही पाणिनि ने व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी की भी रचना की थी। उसी के ही काल में सांची में भरभूत तथा बोधगया के स्तूपों का विस्तार हुआ था। बेसनगर का गरुड़ स्तंभ शुंगकालीन कला का एक अद्भुत नमूना है। तो पुष्यमित्र शुंग के काल में ये जो वास्तुकला थी, ये बहुत बढ़ गई थी। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इनका निर्माण किया। डॉक्टर हेमचंद्र रॉय, ये एक इतिहासकार है, वो कहते हैं कि उसका मूल्यांकन यानी कि पुष्यमित्र शुंग का मूल्यांकन करते हुए उन्होंने लिखा है कि पुष्यमित्र भारत के इतिहास में और विशेष रूप से मध्य भारत के राज्यों में एक महत्वशाली युग प्रवर्तक थे। कौन कहते हैं? डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी कहते हैं कि पुष्यमित्र भारत के इतिहास में विशेष रूप से मध्य भारत के राज्य में एक महत्वाकांक्षी और महत्वशाली युग प्रवर्तक थे, ऐसा कहा जाता है। फिर हम देखते हैं पुष्यमित्र शुंग के सक्सेसर यानी कि उसके उत्तराधिकारी। तो पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व तक 148 ईसा पूर्व तक यानी कि 36 साल तक शासन किया था। उसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्र अग्निमित्र ने 8 वर्ष तक राज्य किया था। अग्निमित्र के बाद उसके ज्येष्ठ जो पुत्र थे वसुमित्र, उसने राज्य किया था। इस वंश का अंतिम शासक देवभूति था और देवभूति की हत्या करके उसके मंत्री वसुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की थी। और इस प्रकार 184 ईसा पूर्व से थे जो 73 ईसा पूर्व तक यानी कि 112 वर्ष तक शुंगों का राज्य कायम रह गया था भारत पे। ठीक है, तो ये थी पुष्यमित्र शुंग और शुंग डायनेस्टी के बारे में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट डायनेस्टी, जिसको सातवाहन डायनेस्टी या सातवाहन वंश भी कहा जाता है। तो हम देख सकते हैं मैप में, ये है सातवाहन डायनेस्टी। ये टेरिटरी यानी कि जो प्रदेश है जिसको हमने मार्क किया है, ये है। यहाँ पे अरब सागर है। तो इस तरह सातवाहन जो साम्राज्य था इस तरह फैल गया था। तो सातवाहन साम्राज्य जो है, सातवाहन वंश है, इसके जो स्रोत है इतिहास के, तो वो क्या है हम वो देखते हैं। तो शुंग वंश के बाद कण्व वंश ने उत्तरी भारत पर शासन किया। कण्व वंश का उत्तराधिकारी सातवाहन वंश था। इस वंश के इतिहास की जानकारी के स्रोत बहुत कम है। अभिलेख और मुद्राओं से मिली सूचना और भी संदेहास्पद है। इस काल की जो रचना है गुणाढ़ की बृहत कथा, इस काल की एक रचना है गुणाढ़ की बृहत कथा का केवल एक अंश ही उपलब्ध हो पाया है। अंत में हमें पुराणों की सूचनाओं का कोई भी प्रामाणिक मान नहीं मिलता, जो प्रमाण है वो नहीं मिलता है हमें। कुछ पुराणों में कहा गया है कि इस वंश में 19 राजे हुए हैं जिन्होंने 300 साल तक शासन किया था। कुछ पुराणों के अनुसार इस वंश के 30 राजाओं ने 400 साल तक राज्य किया था। तो मत्स्य पुराण के अनुसार 460 साल तक, ब्राह्मण पुराण के अनुसार 456 साल तक और वायु पुराण के अनुसार 411 साल तक उन्होंने शासन किया था। और जो विष्णु पुराण है उसके अनुसार हमें ऐसा मिलता है कि सातवाहन जो राजाएं थे इन्होंने 300 साल तक राज किया था। तो ये एक कलाकृति है, आर्किटेक्चर है। सातवाहन जो राजाएं थे बहुत फेमस थे वो इस तरह की कलाकृति बनाने के लिए, तो ये इन्होंने बनाया है। बहुत अच्छी तरह की कलाकृति थी इन लोगों की, हम देख सकते हैं पिक्चर में। तो अब हम इनका उत्पत्ति, इनका मूल स्थान और इनकी जो पॉलिटिकल हिस्ट्री यानी कि जो राजनीतिक जीवन है सातवाहनों का, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमको सातवाहनों का मूल स्थान, उनका ओरिजिन क्या है, इसके बारे में जान लेना बहुत जरूरी है। कि सातवाहन के मूल स्थान के संबंध में अनेक मत है। अभिलेख तथा मुद्राओं से जिन राजाओं का परिचय प्राप्त होता है उन्हें पुराणों में आंध्र या आंध्र भृत्य तथा आंध्र जातीय कहा गया है। इसी आधार पर रेप्सन, ये जो एक इतिहासकार है रेप्सन,
उसके अलावा डॉक्टर वी.एस. स्मिथ और डॉक्टर आर.जी. भांडारकर, इन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि सातवाहन आंध्र प्रदेश में निवास करते थे और उनकी राजधानी घनकंटक थी। डॉक्टर राजगोपालाचार्य के अनुसार सातवाहनों का मूल स्थान आधुनिक आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद जनपद में था। इनके अलावा सुखथाकर, इनका मत है कि सातवाहन बेलारी जनपद के मूल निवासी थे और डॉक्टर हेमराय चौधरी कहते, उनका मत है कि सातवाहनों का जो मूल स्थान है मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में है। मीरासी जो इतिहासकार है, इनके अनुसार सातवाहन बरार के मूल निवासी थे। आधुनिक शोध कार्यों से यह सिद्ध हो चुका है कि सातवाहनों का आदि स्थान महाराष्ट्र में था, क्योंकि सातवाहन की जो अभिलेखों की जो लिपि है वो महाराष्ट्र की प्राकृत लिपि के अनुरूप है और सातवाहनों की अधिकांश मुद्राएं इसी क्षेत्र में हमें मिलती है। तो उनकी उत्पत्ति के बारे में अब हम जान लेते हैं। तो सातवाहन अनार्य थे, ऐसा कुछ विद्वानों का मत है। तो अनार्य यानी कि क्या, जो ब्राह्मण नहीं है, ठीक है। तो कुछ विद्वानों का मत है कि सातवाहन अनार्य थे, क्योंकि सातवाहन राजाओं के नाम जैसे कि सिमुक, पुलवामी, हाँ, ऐसे उनको प्रतीत होता है कि ये कौन थे, अनार्य थे। इसके अतिरिक्त सातवाहन राजाओं के नाम उनकी माता के नाम से संबंधित थे, जैसे कि गौतमीपूर्ण सातकर्णी, वशिष्ठ पुत्र पुलवामी आदि नामों से क्या कहते हैं कि ये अनार्य थे, लेकिन यह मत मान्य नहीं है। कोई कहते हैं कि सातवाहन आर्य थे, तो कुछ विद्वान कहते हैं कि सातवाहन आर्य थे परंतु वे ब्राह्मण नहीं थे। तो इस मत का भी कोई अधिक जो आधार है वो नासिक अभिलेख से लिया गया है, जिसमें गौतमीपूर्ण सातकर्णी की तुलना राम, केशव, अर्जुन और भीम से की गई है और ये सब क्षत्रिय थे। लेकिन यह मत प्रामाणिक तथ्यों पर आधारित नहीं है, इसके लिए यह भी तर्कसंगत नहीं है। तो कोई कहते हैं कि ये सातवाहन थे वो ब्राह्मण थे। तो डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल ने नामकरण तथा नासिक अभिलेखों में जो वर्णित नाम है उनके आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि सातवाहन जो थे राजा वो ब्राह्मण थे, क्योंकि गौतमी पुत्र और वशिष्ठ पुत्र के नाम इनकी माताओं के नाम पर ही रखे थे और गौतमी और वशिष्ठ नामक नाम है वो ब्राह्मणों में ही रखे जाते थे। तो ऐसा है इनका उत्पत्ति का, सातवाहनों का उत्पत्ति के बारे में ऐसा कहा जाता है। अब हम देखते हैं हमारा मेन पॉइंट कि पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ सातवाहन, यानी कि उनका जो राजनीतिक इतिहास है सातवाहनों का। तो सातवाहन वंश के प्रमुख राजाओं और उनका जो शासनकाल है इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले तो सिमुक सबसे पहले आते हैं, सातवाहन राजा सिमुक। तो सिमुक के अनुसार, तो जैसे हम देखते हैं कि पुराणों के अनुसार सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। उसने कण्वों और शुंगों का नाश करके अपनी स्वतंत्रता स्थापित की थी। डॉक्टर राय चौधरी के अनुसार सिमुक 27 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठा और उसने गोदावरी नदी के तट पर स्थित पैठन, जिसको पैठक कहते थे, उसको अपनी राजधानी बनाया था। ऐसा लगता है कि मगध पर सिमुक का अधिकार नहीं था। मध्य और पश्चिम भारत के कुछ प्रदेश थे उसके अधिकार में, वो उसके अधिकार में थे, सिमुक के अधिकार में। नेक्स्ट आते हैं कृष्ण। तो कृष्ण ये जो थे वो सिमुक के छोटे भाई थे। नासिक अभिलेख के अनुसार कृष्ण ने कुछ विजय प्राप्त की थी और नासिक में एक गुफा का निर्माण करवाया था। उसके बाद आते हैं सातकर्णी प्रथम। कृष्ण के बाद उसका पुत्र सातकर्णी प्रथम राजगद्दी पर बैठा। उसने महाराष्ट्र के महारथी की पुत्री नागनिका से विवाह करके अपनी स्थिति को और मजबूत बनाया और हैदराबाद, बरार, मालवा तथा उज्जैन तक अपनी राज्यों का विस्तार कर लिया था। और ऐसा प्रतीत होता है कि वो दक्षिण भारत का एक शक्तिशाली राज्य था, क्योंकि उसने एक राजसूय यज्ञ और 2 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया था। सातकर्णी प्रथम के बाद सातवाहन वंश का इतिहास कुछ अनिश्चित है। शकों के आक्रमण इस वंश की सत्ता पर गहरा आघात किया था। उसके बाद आते हैं गौतमीपूर्ण सातकर्णी। कौन आते हैं? गौतमीपूर्ण सातकर्णी। सातवाहन वंश के जो सबसे अधिक प्रतिभाशाली और योग्य शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी थे। नासिक अभिलेख के अनुसार गौतमीपुत्र सातकर्णी के वाहनों ने 3 समुद्रों, बंगाल खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर के जल का पान किया था। उसका राज्य आधुनिक गुजरात, सौराष्ट्र, मालवा, बरार, उत्तरी कोंकण, पुना
तथा नासिक तक विस्तृत था और ऐसा प्रतीत होता है कि संभवतः विंध्याचल, सातपुड़ा, अरावली, नीलगिरी की जो पहाड़ियां है और पूर्व और पश्चिमी घाटों पर भी उसका अधिकार था। गौतमीपुत्र शातकर्णी ने 106 ईसा पूर्व से 130 ईसा पूर्व तक सफलतापूर्वक शासन किया था। उसने सातवाहन वंश के गौरव को पुनर्स्थापित किया और शक, यवन, पर्शियन और क्षहरातों को नाश किया था। क्षहरात नरेश नहपान की मुद्राएं इस बात का प्रमाण है कि उसने नहपान को बुरी तरह पराजित किया था। गौतमीपुत्र शातकर्णी एक प्रजाहितकारी शासक था। उसने सातवाहन साम्राज्य का संगठन करके अनेक प्रशासकीय सुधार किए। उसने अपनी प्रजा के प्रति धार्मिक सहिष्णुता का परिचय देते हुए सभी वर्गों तथा धर्मों को समान आदर प्रदान किया था। गौतमीपुत्र शातकर्णी ने। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वशिष्ठपुत्र पुलवामी। तो गौतमीपुत्र शातकर्णी के बाद उसका पुत्र वशिष्ठपुत्र पुलवामी 130 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर आसीन हो गया, वो राजा बन गए। उसने 25 वर्ष तक राज्य किया था। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि पुलवामी को 2 बार हारकर भी उसने उसका वध नहीं किया था, क्योंकि पुलवामी उसका दामाद था, लेकिन पुलवामी अपने पिता के समान योग्य और प्रतिभाशाली नहीं था। इसलिए गुजरात और मध्य भारत के प्रदेशों ने उसकी अधीनता से मुक्त होकर अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। विष्णु पुराण के अनुसार पुलवामी के बाद शिवस्त्री और स्क्यूसंद नामक 2 राजाओं ने 10 वर्ष तक सातवाहन साम्राज्य पर शासन किया था। इसके बाद आते हैं यज्ञश्री शातकर्णी। तो यज्ञश्री शातकर्णी ने 165 ईसा पूर्व से लेकर 195 ईसा पूर्व तक राज्य किया था। नासिक, कृष्णा तथा कन्हेरी जनपदों से प्राप्त अभिलेखों से हमें यह पता चलता है कि उसने कुछ खोए हुए प्रदेशों को जीतकर पुनः सातवाहन साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था। उसकी बहुत सी मुद्राएं काठियावाड़, गुजरात, पूर्वी तथा पश्चिमी मालवा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश से मिली है। कुछ मुद्राओं पर मत्स्य और नौका के शंख चित्र उत्कीर्ण होने से भी हमको मिलते हैं और इससे यह अनुमान लगाया गया है कि उसका बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर के मध्यवर्ती भूभाग पर प्रभाव प्रस्थापित था। तो ये थे मेजर किंग्स सातवाहन वंश के। सिमुक, कृष्ण, शातकर्णी प्रथम, गौतमीपुत्र शातकर्णी, वशिष्ठपुत्र पुलवामी, यज्ञश्री शातकर्णी। अब हम देखते हैं फॉल ऑफ सातवाहन डायनेस्टी। ये जो सातवाहन साम्राज्य है इसका पतन कैसा हुआ, सातवाहन वंश जो है इसका पतन कैसा हुआ वो हम देखते हैं। तो यज्ञश्री शातकर्णी के बाद सातवाहन वंश का पतन होने लगा। इक्ष्वाकु पल्लव वंशीय शासकों ने सातवाहन वंश की सत्ता को गहरा आघात पहुंचाया। लगभग 30वीं शताब्दी के प्रथम दशक में सातवाहन वंश का इतिहास पन्नों में विलीन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से सातवाहन वंश का क्या हो गया, पतन हो गया। और इसके बाद एक नया वंश या फिर एक नया एम्पायर भारत में स्थापित हो गया, जिसको हम कहते हैं कुषाण वंश या फिर कुषाण डायनेस्टी। कुषाण एम्पायर के बारे में अब हम देखेंगे। तो सातवाहन साम्राज्य के बाद कुषाण वंश के बारे में अब हम देखते हैं। तो यह है कुषाण वंश का मैप। आप देख सकते हैं मैप में कितना फैला था यहाँ तक। ये जो ग्रीन कलर का है हम देख सकते हैं, यह बॉर्डर थे, राज्य की सीमा। हम देख सकते हैं बहुत बड़ा साम्राज्य इनका फैला हुआ था। तो कुषाण वंश के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले ये सवाल आता है कि कुषाण कौन थे। तो इस प्रश्न का उत्तर हमें चीनी ग्रंथों में मिलता है। तो देखते हैं हम, तो जो कुषाण थे इस प्रश्न का उत्तर हमें चीनी ग्रंथों में मिलता है। पानुक के ग्रंथ के अनुसार कुषाण यूची जाति से संबंधित थे। पानुक एक इतिहासकार है चीन के। तो इनके जो ग्रंथ है इनके अनुसार कुषाण यूची जाति से संबंधित थे, जो 5 कबीलों में विभक्त थी। चीन के कानुस नामक प्रांत में यूची जाति का मूल निवास स्थान था। जब उन्होंने अपनी शक्ति का विकास किया तो उसकी दृष्टि इस प्रांत की ओर गई और कालांतर में उन्होंने यूची जाति को कांसू छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया। निष्कासित यूची नए स्थान की खोज में पश्चिम की ओर बढ़ी।
परंतु इस और यूचियों को से अथवा शक जाति का सामना करना पड़ा। इस संघर्ष में सफलता प्राप्त करके यूची जाति ने कुछ समय के लिए यहाँ पर सरे दरिया नदी के तट पर निवास किया। कुछ समय के बाद यूचियों ने वुसुन, कौन सी, वुसुन नामक जाति से टक्कर लेनी पड़ी। यूची जाति ने पुनः विजय प्राप्त की तथा उसने पश्चिम की ओर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। इसी समय यूची जाति दो शाखाओं में विभाजित हो गई। एक शाखा दक्षिण दिशा की ओर बढ़ती हुई तिब्बत तक पहुंच गई और वहां स्थायी रूप से बस गई, तथा दूसरी जो शाखा थी वो निरंतर आगे बढ़ती रही। मार्ग में उसे शक जाति से संघर्ष करना पड़ा और इस संघर्ष में यूची जाति को पराजय का मुंह देखना पड़ा। यहाँ से भागकर यूची जाति अक्सस नदी को पार करके तुवार प्रदेश पहुंची और यहाँ पर उन्हें इस स्थान की मूल जाति बाखी से संघर्ष करना पड़ा और इस संघर्ष में विजय प्राप्त करके यूची जाति ने इसी प्रदेश में अपने राज्य की स्थापना की और यहीं पर स्थायी रूप से बस गई। शक्ति बढ़ने के साथ ही यूची जाति के आंतरिक संघर्ष भी बढ़ने लगे। अंततः यह जाति 5 शाखाओं में विभक्त हो गई। इन शाखाओं में गृह युद्ध चलता रहा और अंत में जिस यूची शाखा को विजय प्राप्त हुई वह इतिहास में कुषाण के नाम से प्रसिद्ध है। तो जिस शाखा को विजय प्राप्त हुई इसी को कुषाण हम कहते हैं। तो कुषाण वंश की उत्पत्ति है वो इस तरह हुई सी, जैसे कि अभी हमने देखा, और इसी तरह से क्या हो गया, इनका जो साम्राज्य है वो फैल गया। तो अर्ली रूलर्स ऑफ द कुषाण डायनेस्टी, तो 2 मेजर किंग्स है, उनके नाम है कुजुल कड़फिसेस एंड विम कड़फिसेस। ये 2 मेजर किंग्स है कुषाण डायनेस्टी के, इनके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कुजुल कड़फिसेस। कुषाण वंश का पहला शक्तिशाली शासक कुजुल कड़फिसेस था। उसने 15 ईसा पूर्वी से लेकर 65 ईसा पूर्वी तक शासन किया। पानकू ने अपने ग्रंथ हाउ हम शू, पानकू एक चाइनीज इतिहासकार है, उन्होंने अपने ग्रंथ में हाउ हम शू, ये इनका ग्रंथ का नाम है, उसकी विजयों और सिक्कों का उल्लेख किया है। उसने पर्शियन तथा और बैक्ट्रिया में विराजित किया था, उनको पराजित किया था उन्होंने। उसका राज्य संपूर्ण अफगानिस्तान, ईरान, पूर्वी भाग, गांधार, पर्थिया तथा काबुल तक फैल हुआ था। उसने केवल तांबे के सिक्के चलवाए थे और महाराजस और महतस, जैसे कि उसको कहा जाता है महाराजाधिराज नामक उपाधि उसने ग्रहण की थी। 80 वर्ष के आयु में कुजुल कदफिसेस की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं विम कदफिसेस। तो विम कदफिसेस कुषाण वंश का दूसरा महत्वपूर्ण शासक था। उसने अनेक विजय प्राप्त कर कुषाण साम्राज्य का विस्तार उत्तरी भारत के कुछ क्षेत्रों में, उत्तरी भारत के कुछ क्षेत्र मतलब कि मथुरा और काशी तक किया था। और ऐसा प्रतीत भी होता है कि इस समय पश्चिमी भारत तक मालव के शक क्षत्रपों ने कुषाणों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। उसने महाराजाधिराज जनाधिप सर्वलोकेश्वर नामक उपाधियां धारण की थी। मथुरा जनपद में विम कदफिसेस ही एक विशाल प्रतिमा प्राप्त हुई है। मथुरा जनपद है, वहां में विम कदफिसेस की एक विशाल प्रतिमा प्राप्त हुई है उत्खनन में। विम कदफिसेस ने स्वर्ण और तांबे के सिक्के चलवाए थे। उसके सिक्कों पर शिव, नंदी, त्रिशूल की आकृतियां अंकित है, जिसके आधार पर उसे शैव धर्म का अनुयायी माना जाता है। विम कदफिसेस ने संभवतः 65 ईसा पूर्व से 78 ईसा पूर्वी तक शासन किया था। नेक्स्ट आते हैं कुषाण वंश के मोस्ट इंपॉर्टेंट शासक, वो है राजा कनिष्क। कनिष्क आते हैं। तो कुषाण वंश का सर्वाधिक प्रतापी और शक्तिशाली शासक कनिष्क थे, इसलिए उसका नाम भारतीय इतिहास में स्वर्णिम पृष्ठों पर अंकित है। कनिष्क के वंश एवं तिथि के विषय में इतिहासकारों में अत्यधिक मतभेद है। तो कनिष्क की राज्यारोहण की तिथि फर्ग्यूसन ओल्डनबर्ग, डॉक्टर हेमचंद्र रॉय चौधरी, रैप्सन और डॉक्टर राखालदास बैनर्जी ने कनिष्क की राज्यारोहण की तिथि 78 यानी कि 78 बीसी स्वीकार की है। इसी समय में भारत में शक संवत प्रारंभ हुआ था। कुछ इतिहासकारों ने इस मत का खंडन किया है। दुब्रिल, ये जो इतिहासकार है, इनके मत के अनुसार यदि कुजुल कदफिसेस की मृत्यु 65 ईसा पूर्व में हुई तो 65 ईसा पूर्व में हुई तो उसके बाद होने वाले राजा विम कदफिसेस ने कुछ वर्षों तक शासन किया होगा। अंत कनिष्क की तिथि
78 ईसा पूर्व नहीं हो सकती, परंतु यह भी असंभव नहीं है। बिम कदफिसेस ने केवल 13 वर्ष तक ही शासन किया होगा। वो वृद्धावस्था में सम्राट बना होगा क्योंकि उसके पिता कजुल कदफिसेस की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में हुई थी, और यह संभव भी है कि उसने केवल 13 वर्ष ही शासन किया होगा। तिब्बत तथा चीन के अनेक इतिहासकार भी कनिष्क द्वितीय की शताब्दी में सम्राट होना स्वीकार करते हैं। यह भी संभव है कि वह कनिष्क के प्रथम न होकर कनिष्क द्वितीय भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये था कनिष्क के बारे में। तो कनिष्क की हम देखते हैं अचीवमेंट्स, लाइफ में उन्होंने क्या क्या किया, इसके बारे में अब हम डिटेल में देखते हैं। कनिष्क अचीवमेंट यानी कि कनिष्क की जो कुछ उपलब्धियां है वो हम देखते हैं। कनिष्क की विजय, कनिष्क विक्ट्री कहाँ कहाँ क्या क्या उन्होंने जीता था वो देखते हैं। तो कनिष्क एक पराक्रमी और महत्वाकांक्षी शासक था। उसने अपने शौर्य और पराक्रम द्वारा अनेक अभूतपूर्व विजय प्राप्त की थी। सर्वप्रथम उसने कश्मीर को जीतकर अपने राज्य में सम्मिलित किया, फिर पूर्व में पाटलिपुत्र और साकेत को जीता था। कुछ इतिहासकारों का यह भी मत है कि पाटलिपुत्र के राजा को पराजित कर उसने हर्जाने के रूप में एक बहुत बड़ी धनराशि मांगी थी, परंतु बाद में इसके बदले वह अश्वघोष नामक लेखक, बुद्ध का भिक्षा पात्र तथा एक अद्भुत मुर्गा पाकर ही संतुष्ट हो गया था। उसने विदेशियों पर भी आक्रमण किया था। पर्शिया के राजा जो थे वो भी उससे पराजित हो गए थे। उसने चीन पर भी आक्रमण किया था, परंतु वह चीन सेनापति वान चाओ से पराजित होकर आया था। उसने चीन पर पुनः आक्रमण किया और अपने इस आक्रमण में वो विजयी हो गया था। खोतान, काशगर और यारकंद क्षेत्र पर भी कनिष्क ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। इसके बाद हम देखते हैं उसका साम्राज्य विस्तार कहाँ पर था। तो कनिष्क ने दिग्विजय के द्वारा विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। उसने साम्राज्य की सीमा भारत के अंदर और बाहर दोनों विस्तृत की थी। उसके समय के अभिलेख और सिक्कों के आधार पर यह सिद्ध होता है कि उसका साम्राज्य उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में विंध्याचल विंध्याचल पर्वत तक स्थित था। उसका साम्राज्य उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में विंध्याचल तक था और पश्चिम में उत्तरी अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार तक विस्तृत था। भारत के बाहर अफगानिस्तान, बैक्ट्रिया, काशगर, यारकंद और खोतान आदि क्षेत्र भी उसके साम्राज्य के अंग थे। भारत में मथुरा, श्रावस्ती, कौशाम्बी, सारनाथ, उड़ीसा, सांची, बिलासपुर, बिहार, पेशावर आदि में उसका अभिलेख प्राप्त होते हैं, और पंजाब, उत्तर प्रदेश, सिंधु, कश्मीर आदि में भी उसके शासनकाल में प्रचलित सिक्के प्राप्त हुए हैं। इन अभिलेख और सिक्कों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि ये प्रदेश उसके साम्राज्य में सम्मिलित थे। उसकी राजधानी पुरुषपुर यानी कि पेशावर थी। यहाँ उसने अनेक भव्य भवनों का, सार्वजनिक धर्मशालाओं का और बौद्ध विहारों का निर्माण किया था। कनिष्क का शासन प्रबंध अगर हम देखते हैं तो कनिष्क का जो शासन प्रबंध विषय में हमें अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं होती है, लेकिन केवल 81 ईसा पूर्व के सारनाथ लेख में उसकी शासन पद्धति पर प्रकाश पड़ता है। अभिलेख में कनिष्क को महाराजाधिराज देवपुत्र कहा गया है। ऐसा प्रतीत होता है कनिष्क ने देवपुत्र, वाही तथा वाहनुवाही उपलब्धि या फिर उपाधि प्रचलित की थी। उसने अपने साम्राज्य में महाक्षत्रप तथा क्षत्रप नामक प्रांतीय शासक नियुक्त किए थे। उसके काल से दंडनायक और महादंडनायक अधिकारियों की नियुक्ति प्रारंभ हो गई थी, और ऐसा प्रतीत होता है कि कनिष्क का शासन शक्ति पर आधारित था। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कनिष्क का धर्म यानी कि कनिष्क रिलीजन कौन सा था। तो कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था। वह प्रारंभ में क्रूर और कठोर शासक था, किंतु कुछ परिस्थितियों के कारण वह लोकहितकारी और धर्मपरायण बन गया था। सम्राट अशोक की भांति ही उसने भी अपना शेष जीवन बौद्ध धर्म के प्रचार में व्यतीत किया था। उसकी धार्मिक नीति अत्यधिक उदार थी। उसके प्रचार कार्यों के कारण ही बौद्ध धर्म चीन, जापान, तिब्बत और मध्य प्रदेश के और मध्य एशिया के कई भागों में व्यापक रूप से फैल गया था। इस संबंध में श्रीनिवासचारी और अयंगर जो इतिहासकार है वो लिखते हैं कि भारतीय इतिहास में उसकी ख्याति का कारण उसकी विजय न थी, वरना बौद्ध धर्म के प्रति उसके कर्तव्य थे। डॉक्टर हेमचंद्र राय कहते हैं कि कनिष्क का वंश विजयों पर उतना अधिक अवलंबित नहीं है जितना कि शाक्य मुनि गौतम बुद्ध के धर्म को राजाश्रय
प्रदान करने पर था। कनिष्क ने अपने प्रारंभिक जीवन में शैव धर्म का अनुयायी था, क्योंकि उसकी मुद्राओं पर शिव पार्वती और नंदी के चित्र भी प्राप्त हो गए हैं। कनिष्क बौद्ध होने से पूर्व यूनानी देवताओं सूर्य और चंद्रमा की भी उपासना करता था, इसलिए उसे धर्म सहिष्णु सम्राट के रूप में स्वीकार किया जाता है। परंतु फिर भी कालांतर में वह बौद्ध धर्म में ही विशेष रुचि प्रदर्शित करता था। तो कनिष्क के काल में जो सांस्कृतिक प्रगति, कल्चरल डेवलपमेंट कैसे हो गई वो हम देखते हैं। तो धार्मिक सुधार, कनिष्क ने सभी धर्मों को समान रूप से आदर करता था, इसलिए अपने शासनकाल में प्रचलित किए गए सिक्कों पर उसने शिव पार्वती के चित्र बनाए गए थे। और चौथी बौद्ध संगीति थी या फिर धर्म सम्मेलन, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जिसको हम कहते हैं, वो कनिष्क ने आयोजित की थी। जिस समय कनिष्क सिंहासन पर बैठे थे, उस समय बौद्ध धर्म पतनमुख अवस्था में था। उसमें अनेक दोष उत्पन्न हो गए थे, जिससे लोग बौद्ध धर्म से घृणा करने लगे थे। बौद्ध विहार भोग विलास और अनैतिक कार्यों के केंद्र बन गए थे। कनिष्क ने इस धर्म का उद्धारक बनकर इसका पुनरुत्थान किया। उसने इस धर्म में उत्पन्न दुर्गुणों को समाप्त करने के उद्देश्य से कश्मीर में कुंडलवन नामक स्थान पर बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। इस संगीति के अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। इसमें बौद्ध और अन्य धर्मों के सैकड़ों भिक्षु और विद्वानों ने भाग लिया था। इस सभा में बौद्ध धर्म के स्वरूप पर विचार विमर्श हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप त्रिपिटकों पर रचना की गई और बौद्ध ग्रंथ विभाषा शास्त्र की रचना हो गई थी। उसके बाद कनिष्क कला प्रेमी थे। उसने अनेक भवनों और स्तूपों का निर्माण किया था। साहित्यिक प्रगति भी कनिष्क के काल में बहुत हुई थी। कनिष्क के समय साहित्य के क्षेत्र भी बहुत बढ़ गए थे। उसी के ही टाइम में विभाषा शास्त्र, चरक जो थे, उन्होंने भी कनिष्क के काल में ही चरक संहिता लिखी। बुद्ध चरित्र जैसे महाकाव्य, सौंदरानंद काव्य, सारीपुत्र प्रकरण, शून्यवाद आदि का जो विकास है वो कनिष्क के काल में ही हो गया। तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि कनिष्क का जो साम्राज्य विस्तार, कला और धर्म का विकास आदि से संबंधित सभी क्षेत्रों में आश्चर्यजनक सफलताएं प्राप्त थी। कनिष्क का अगर मूल्यांकन करते हैं हम, तो डॉक्टर रमाशंकर त्रिपाठी ने लिखा है कि कनिष्क भारत का कुषाण सम्राटों में निसंदेह सबसे आकर्षक व्यक्तित्व है। वह एक महान विजेता और बौद्ध धर्म का आश्रयदाता था। उसमें चंद्रगुप्त की सामरिक योग्यता और अशोक के धार्मिक उत्साह का समन्वय था। ये था शुंग, सातवाहन और कुषाणों के बारे में। तो अब हम देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इसका, गुप्त साम्राज्य के बारे में। गुप्त डायनेस्टी भी जिसको हम कहते हैं, तो उसके बारे में देखते हैं गुप्त डायनेस्टी। तो यह है गुप्त डायनेस्टी का मैप, हम देख सकते हैं मैप में एम्पायर ऑफ गुप्ता, शुंग, सातवाहन, कुषाण और उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट जो साम्राज्य था भारत का, गुप्त साम्राज्य था। यह है, हम देख सकते हैं मैप। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त प्रथम है, ये क्या थे? संस्थापक थे इस साम्राज्य के। तो चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के पहले स्वतंत्र सम्राट थे और इस वंश के वास्तविक संस्थापक थे। चंद्रगुप्त प्रथम ने ही सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। इससे पूर्व के जो राजा थे, श्रीगुप्त, घटोत्कच आदि ने केवल राजाधिराज की उपाधि ग्रहण की थी, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण कर ली थी। चंद्रगुप्त की रानी की उपाधि महादेवी थी। महादेवी शब्द अग्रमहिषी पद का प्रतीक करता है। चंद्रगुप्त प्रथम के जीवन वृत्त की अधिक जानकारी हमें उपलब्ध नहीं है, लेकिन केवल पुराण, स्वर्ण मुद्रा और अभिलेखों में उसकी उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। पुरातात्विक स्रोतों के अनुसार चंद्रगुप्त प्रथम की उपलब्धियों में गुप्त साम्राज्य का निर्माण किया गया था और भारतीय इतिहास में उसकी प्रतिष्ठा स्थापित की गई थी। तो चंद्रगुप्त जो है प्रथम, उसने अचीवमेंट क्या किया, उसकी उपलब्धियां थी जीवन में, वो हम देखते हैं। तो लिच्छवी वंश की कुमार देवी से इन्होंने विवाह किया था। सम्राट चंद्रगुप्त के अभिलेखों से पता चलता है कि उन्होंने लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से चंद्रगुप्त प्रथम ने विवाह किया था। लिच्छवी जाति प्राचीन भारत की विख्यात जाति थी, परंतु इस विषय में पर्याप्त मतभेद है कि चंद्रगुप्त के शासनकाल में लिच्छवी राज्य कहाँ था।
इस संबंध में विद्वानों ने भिन्न भिन्न मत दिए हैं। जैसे कि डॉक्टर वी.एस. स्मिथ ने लिच्छवी राज्य को पाटलिपुत्र के निकट माना है, और डॉक्टर मुजुमदार, आर.सी. मुजुमदार है, उनका मत है कि उस काल में लिच्छवी वंश का शासन वैशाली में था। डॉक्टर बुलर और स्मिथ ने नेपाल में लिच्छवी राज्य के बारे में बताया है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सपांशन ऑफ एम्पायर, चंद्रगुप्त प्रथम का साम्राज्य विस्तार। तो चंद्रगुप्त प्रथम के राज्य की सीमा के प्रश्न इतिहासकार एकमत नहीं है। वायु पुराण में कहा गया है कि गुप्त वंश में पैदा होने वाले गंगा के किनारे प्रयाग तक के प्रदेश साकेत, मगध आदि का क्या था, चंद्रगुप्त प्रथम का साम्राज्य में थे। लेकिन पुराणों में दी गई भविष्यवाणी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि इसमें इस बात को कहीं नहीं बताया कि वह कौन सा गुप्त राजा था जिसके संबंध में ये कहा गया है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं स्टार्टिंग ऑफ गुप्त संवत। गुप्त संवत की स्थापना भी इसी ने की थी, चंद्रगुप्त प्रथम ने। तो चंद्रगुप्त प्रथम के शासन की प्रमुख घटना अपने राज्यारोहण के समय एक नया संवत आरंभ करने की थी, जिसने गुप्त संवत के नाम से जाना जाता है। अधिकांश विद्वानों के अनुसार गुप्त संवत का आरंभ 319 तो 320 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त प्रथम ने शासन किया, तब उस वो बहुत विद्वान थे ऐसा मानते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम के अंतिम समय कोई जानकारी उपलब्ध हमें नहीं होती, और ऐसा प्रतीत होता है कि उसने अपने राज्य के दायित्व अपने पुत्र समुद्रगुप्त को सौंपकर संन्यास ग्रहण कर लिया था। यह है समुद्रगुप्त, इसके बारे में अब हम देखते हैं। तो सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र समुद्रगुप्त लगभग 335 ईसा पूर्व में सिंहासन पर आसीन हुआ था। भारतीय इतिहास में समुद्रगुप्त की जो राज्यारोहण की तिथि के संबंध में मतभेद है। वह एक महान योद्धा था, महत्वाकांक्षी शासक था, साहसी सेनापति, पराक्रमी सम्राट था। उसने भारत को एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में संगठित करने में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की थी। उसने अपने जीवन काल में अनेक युद्ध लड़े और लगभग सभी उल्लेखनीय सफलताएं प्राप्त की थी। उसी कारण उसे भारत का नेपोलियन नामक उपाधि से विभूषित किया गया है। देखो, ये जो समुद्रगुप्त है इसको क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन। तो हम देखते हैं क्यों इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो उसकी कुछ अचीवमेंट्स यानी कि उपलब्धियां, उसने जीवन काल में क्या क्या हासिल किया था वो हम देखते हैं। तो उसने क्या किया था, समुद्रगुप्त ने उत्तरी भारत पर विजय मिलाया था। उत्तरी भारत को उसने क्या किया था, हासिल किया था। तो समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य में अभिवृद्धि करने के लिए उत्तरी भारत के राज्यों को विजित किया था। उसने एक योजना बनाई थी। उस समय उत्तरी भारत में नागवंशीय राज्य जो थे वो राज्य करते थे, जिनके नाम थे अच्युत, रुद्रसेन, मतील, नागसेन, गणपति नाग, नागदत्त, चंद्रवर्मन, नंदी और बलवर्मन। उसने इन सभी राजाओं से युद्ध किया और सबको परास्त कर संपूर्ण आर्यावर्त को अपने अधिकार में लिया था। उसके बाद भारत के जो आठवीं राज्य, जिनको जंगली राज्य भी कहा जाता है, वहां उन पर भी उन्होंने विजय में लाया था। मध्य भारत पर विजय प्राप्त करने का एक प्रमुख कारण यह था कि वह दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करना चाहते थे। इस समय भारत में अनेक जंगली जातियां रहती थी और उन्हें परास्त करना आवश्यक था। अंत में समुद्रगुप्त ने यथाशीघ्र उन पर आक्रमण कर और उनको अपना अधीन करके दास बना लिया था। इसके बाद उन्होंने दक्षिण भारत की भी विजय की थी। भारत के मध्यवर्ती राज्यों पर विजय के बाद समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत की ओर प्रस्थान किया और वहां उन्होंने 12 राज्यों को विजित किया था, और उसने अन्य राज्यों को साम्राज्य में सम्मिलित किया और वहां के राजाओं को अनुग्रह करते हुए उनके राज्य में उनको वापस लौटा दिए। दक्षिण भारत के राज्य कौन कौन थे, तो कौशल का महेंद्र, महाकांतर व्याघ्रराज, कुराल का मंत्रराज, कोटूर का स्वामीदत्य, पिष्टुपुर का महेंद्रगिरी, अवमुक्त का नीलराज, एरंडपल का दमन, वेंगी के हस्तिवर्मन, पालवाक का उग्रसेन, कांची का विष्णुगोप, कुस्तलपुर का धनंजय और देवराष्ट्र के कुबेर राजा थे। इसके बाद उसके जो राज्य थे उनमें उन्होंने, इतिहासकारों के मत है कि समुद्रगुप्त ने सीमांत प्रदेश की ओर भी प्रस्थान किया था। उसके बाद उसके बहुत सारे गणराज्यों की उन्होंने क्या किया था, विजय किया था। तो अर्जुनायन, प्राजुन, आभिर, मद्र, मालव, सननाइक, काक, इन जैसे गणराज्यों को भी ऊपर उन्होंने विजय मिला था। उसके बाद समुद्रगुप्त के विदेशों के साथ संबंध थे। तो समुद्रगुप्त की जो विजय थी वो देखकर विदेशी राज्य भी भयभीत हो चुके थे। वह समुद्रगुप्त से मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित करने का प्रयत्न करने लगे। विदेशों के राज्यों में देवपुत्र
जो थे शाहिंशुहा, शक, मुरण, सिंहल आदि लोग उनके सामने मैत्रीपूर्ण संबंध का प्रस्ताव रखने लगे। समुद्रगुप्त का साम्राज्य जो है, जो डॉक्टर राधा कुमार कुमुद मुखर्जी है, उनके अनुसार समुद्र का साम्राज्य पूर्व में ब्रह्मपुत्र तथा दक्षिण में नर्मदा तक, उत्तर में हिमालय तथा कश्मीर तक फैला हुआ था। डॉक्टर रमेश चंद्र मुजुमदार ने लिखा है कि उसके साम्राज्य में कश्मीर, पंजाब, पश्चिमी राजपूताना, सिंध, गुजरात अतिरिक्त शेष समंत भारत सम्मिलित था और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के प्रदेश तथा पूर्वी के तट के साथ ही सियालकोट तक उसने आगे प्रदेश सम्मिलित किए थे। उन्होंने एक अश्वमेध यज्ञ किया था, अश्वमेध यज्ञ किया था। ठीक है, तो ये था इनके बारे में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट शासक है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर उनको विक्रमादित्य भी कहा जाता है। तो विक्रमादित्य जो है गुप्त वंश के जो प्रतिभाशाली नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय भारतीय इतिहास में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध है। ये सम्राट समुद्रगुप्त के छोटा पुत्र था। कुछ ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर यह पता चलता है कि अपने पिता की मृत्यु के पश्चात सिंहासन पर आसीन नहीं हुआ था। सिंहासन पर समुद्रगुप्त के ज्येष्ठ पुत्र रामगुप्त पर बैठाया गया था, लेकिन वो बहुत कायर और अयोग्य था। वह विदेशी शत्रु शकों से अपनी पत्नी ध्रुव देवी और प्रजा की रक्षा करने में विफल रहा था। रामगुप्त ने शकराज की मांग पर अपनी सुंदर पत्नी ध्रुव देवी को शकराज को भेंट देने में स्वीकार कर लिया था, लेकिन चंद्रगुप्त ने अपने पराक्रम और कूटनीति के बल पर अपने बड़े भाई की धर्मपत्नी ध्रुव देवी की सतीत्व की रक्षा की और प्रजा की मांग पर रामगुप्त की हत्या कर दी थी। सिंहासन पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने दादा चंद्रगुप्त प्रथम के समान ही 3 प्रमुख राजवंशों से वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाया था। तो उसने चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने जीवन में क्या क्या किया था हम देखते हैं। उन्होंने गणराज्यों का विनाश किया। सबसे पहले चंद्रगुप्त ने बाह्य आक्रमणों से अपने साम्राज्य की सुरक्षा हेतु प्रयास किया। उसके बाद उन्होंने अवंती अवंती पे विजय मिलाया, विक्ट्री ऑफ अवंती जिसको हम कहते हैं। मध्य भारत के गणराज्यों को अपने साम्राज्य में मिलाने के पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय ने अवंती की ओर ध्यान दिया और उस समय अवंती शकों के अधिकार में था और वहां शासक क्षत्रप रुद्र सिंह तृतीय थे। चंद्रगुप्त ने शीघ्र ही अवंती पर आक्रमण कर दिया और रुद्र सिंह को हराकर अवंती को अपने प्रदेश में सम्मिलित कर दिया। इसके बाद उन्होंने पश्चिम प्रदेश पर अधिकार प्राप्त किया। इसके बाद उन्होंने दक्षिण भारत भी अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर दिया। रामगुप्त का जो निर्बलता थी उसका लाभ उठाकर दक्षिणी राज्यों ने शासकों ने बहुत गुप्त साम्राज्यों को वार्षिक कर देना बंद कर दिया था। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य इसे सहन न कर सका और उसने उन सभी शासकों को अपने पराक्रम के समक्ष पुनः गुप्त साम्राज्य की प्रभु सत्ता मानने पर विवेश कर दिया था और इस प्रकार उसने दक्षिण भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया था। अब देखते हैं हम एक्सपांशन ऑफ एम्पायर। जो चंद्रगुप्त द्वितीय था उसका साम्राज्य विस्तार कहाँ तक था। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण दिशा में नर्मदा नदी तक, पूर्व दिशा में बंगाल से लेकर पश्चिम दिशा में काठियावाड़ तक समस्त प्रदेशों तक विस्तृत था। इनके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश, गुजरात, सौराष्ट्र, मालवा आदि प्रदेश भी उसका अधिकार में थे। शकों और कुषाणों को अपने साम्राज्य से निकालने के पश्चात उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इस प्रकार वह एक दिग्विजयी सम्राट के रूप में भारतीय इतिहास में अमर है। उसने एक अश्वमेध यज्ञ किया था। रत्नाकर का मत है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने एक अश्वमेध यज्ञ किया था, परंतु अधिकांश विद्वान रत्नाकर के मत से सहमत नहीं है। तो ये था चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। अब उसका शासन प्रबंध, गवर्नमेंट पॉलिसी उसकी कैसी थी वो हम देखते हैं। तो उसकी जो पॉलिसी थी, सम्राट एक केंद्र बिंदु था सत्ता का। उसने प्रांतीय शासन प्रणाली की शुरुआत की थी। शासन को सुचारू रूप से संचालित करने के उद्देश्य साम्राज्य को कई भागों में बांट दिया गया था। प्रत्येक शासन भुक्ति की एक प्रांतपाल नियुक्त किया था। बंगाल, बिहार और सौराष्ट्र प्रांत चंद्रगुप्त काल के प्रसिद्ध प्रांत थे। विषय जिसको जिला कहा जाता था और ग्राम प्रशासन भी बहुत अच्छा था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन प्रबंध में प्रांतों का विभाजन जिलों में किया गया था जिन्हें विषय कहा जाता था। विषय का प्रशासनिक अधिकारी विषयपति कहलाता था और अन्य अधिकारियों की सहायता से संपूर्ण जिले का प्रशासक संचालित करता था। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई था और ग्राम का प्रधान महत्तर कहलाता था। सैन्य व्यवस्था में चंद्रगुप्त द्वितीय के पास एक विशाल संगठित चतुरंगी सेना थी। उसका प्रधान सेनापति आम्रकार देव था।
जिसे बलाधिकृत कहते थे। जो सेनापति प्रधान सेनापति था उसको बलाधिकृत कहलाते थे। उसके कार्यकाल का नाम बलाधिकरण था। अश्वसेना का नायक भट्टाश्वपति कहलाता था। न्याय व्यवस्था सम्राट चंद्रगुप्त के समय न्याय व्यवस्था की समुचित प्रबंध था और वह भी सभी के लिए समान थी। सम्राट न्याय अंतिम निर्णायक हो, सम्राट जो था वो न्याय निर्णायक रहता था अंतिम। अपराधों की संख्या बहुत कम थी। सामान्य अपराधियों को दंड दिया जाता था जबकि भयंकर अपराधियों को मृत्यु दंड तक दिया जाता था। निष्पक्ष और उपयुक्त न्याय व्यवस्था के कारण अपराधी सदैव क्या थे? भयभीत रहते थे। इसके बाद हम देखते हैं फाहियान के बारे में। फाहियान तो गुप्त साम्राज्य के चंद्रगुप्त द्वितीय है। ये क्या थे? पराक्रमी शासक थे जो मेजर किंग थे, उनके बारे में हम देखा। अब इनका जो गुप्तों का इतिहास है या फिर जो इतिहास हमने देखा जो एम्पायर्स के बारे में, ये फाहियान, ये जो चाइनीज ट्रैवलर है, इसके इतिहास विवरण में हमको ज्यादा मिलता है। तो फाहियान कौन है वो हम देखते हैं। तो फाहियान एक चीनी युवक था। उसका जन्म चीन के वुयांग नामक स्थान पर हुआ था। वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था और बचपन से ही उसके हृदय में बौद्ध धर्म के प्रति विशेष आस्था और श्रद्धा थी। युवा होने पर उसने चीन में बौद्ध धर्म के विषय में अधिकतम ज्ञान प्राप्त किया था, किंतु फिर भी उसकी ज्ञान पिपासा शांत नहीं हुई। अंत में वो अपने ज्ञान की प्यास बुझाने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय भारत आया था। चीनी भाषा में फा का अर्थ धर्म तथा हियान का अर्थ होता है रक्षक। इस प्रकार फाहियान का अर्थ धर्मगुरु से लगाया जाता है। उसने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया था। वह लगभग 6 साल तक भारत में रहा और उसने पाटलिपुत्र में निवास किया था। उसने तक्षशिला विश्वविद्यालय में रहकर संस्कृत और दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया था। उसने अपने देश लौटकर अपने मित्रों को अपनी यात्रा का विवरण सुनाया, जिससे उसके एक मित्र ने लेखबद्ध किया। उसके यात्रा के विवरण के संबंध में डॉक्टर वी ए स्मिथ ने लिखा है, यद्यपि सामान्य जीवन का उसने आनुषंगिक रूप से उल्लेख किया है, तथापि उसका विवरण विश्वसनीय है क्योंकि उसका दृष्टिकोण सामान्य एवं पक्षपात रहित है। ये किसने किया है? इनका जो फाहियान का उल्लेख डॉक्टर वी ए स्मिथ ने किया है। अब हम देखते हैं कि गुप्त पीरियड, जो गुप्त काल है उसको क्या कहा जाता है? गुप्त ईरा को गोल्डन एज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक स्वर्ण युग कहा जाता है इसको। तो क्यों कहा जाता है? कि क्योंकि ये गुप्त युग है, एक महान सम्राटों का युग था। बहुत बहुत वीर योद्धा, कुशल सेनानी, महान विजेता, सफल शासक ये गुप्त पीरियड में हो गए थे। समुद्रगुप्त, जिसे भारतीय नेपोलियन कहा जाता है, उसने उत्तर भारत की अतिरिक्त मध्य तथा दक्षिण भारत के राज्यों पर विजय प्राप्त की थी। इसी प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय ने अनेक विजय प्राप्त करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। स्कंदगुप्त ने हुनों का सर्वनाश कर दिया था। गुप्त सम्राट केवल युद्ध में अद्वितीय नहीं थे बल्कि वो सभी क्षेत्र में महान थे। उनकी राजनीतिक एकता और संगठन बहुत अच्छा था। गुप्त पीरियड एक आर्थिक समृद्धि का युग था क्योंकि इस युग में देश धन धान्य से परिपूर्ण था। प्रजा पूर्ण सुखी और समृद्ध थी। असंतोष का कहीं नामो निशान नहीं था। गरीब से गरीब व्यक्ति भरपेट भोजन, तन ढकने को पर्याप्त वस्त्र और समुचित आवास उपलब्ध था। उस समय आंतरिक और सामुद्रिक व्यापार भी चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। उस समय व्यापार में सोने की मुद्राओं द्वारा विनिमय होता था, जो गुप्तकालीन समाज की समृद्धि का परिचायक था। देश में कृषि व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी। गेहूं, चावल, गन्ना, जूट, सुपारी, ज्वार, बाजरा, मसाले आदि अनेक चीजें उत्पन्न होती थी। लेकिन कपड़े का उद्योग प्रमुख था। इनमें बहुत सी चीजें विदेशों तक निर्यात होती थी, जिसके बदले सोना लिया जाता था। गुप्त युग आर्थिक विषय समृद्धता के कारण ही भारत को सोने की चिड़िया कहकर पुकारा जाता था। देखो, गुप्त युग की इस आर्थिक समृद्धता के कारण ही भारत को सोने की चिड़िया को कहकर पुकारा जाता था। धार्मिक सहिष्णुता का युग था क्योंकि गुप्त सम्राट वैष्णव धर्मावलंबी थे, किंतु अन्य धर्म के प्रति भी उनकी अत्यंत उदार नीति थी। उन्होंने जैन, बौद्ध धर्म, शैव, अन्य हिंदू देवी देवताओं के उपासक और अपने धर्म पालन के लिए स्वतंत्रता प्रदान कर रखी थी। साहित्य की उन्नति का ये युग था। सभी गुप्त सम्राट साहित्य और कला प्रेमी थे। उन्होंने संस्कृत भाषा को विशेष महत्व दिया था। इसलिए गुप्त काल में संस्कृत साहित्य की अत्याधुनिक उन्नति हुई। उन्हीं के गुप्तकालीन ही कुछ कवि थे, जैसे कि कवि कालिदास की रचनाएं,
कुमार संभव, वेगदूतम, रघुवंशम, ऋतुसंहार, नाट्य रचनाएं, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निकामित्रम, विक्रमोर्वशीयम, भट्टिकाव्य, मृच्छकटिकम, मुद्रा राक्षस, वासवदत्त, पंचरत्न, अमरकोश, काव्यादर्श, चंद्र व्याकरण, इस जैसी किताबों की रचना गुप्त युग में ही हुई थी। वास्तुकला का भी बहुत बड़ा विकास हुआ था। स्थापत्य कला, गुप्त कला, वास्तुकला का प्रगति का स्वर्ण युग था। इसी काल में मंदिर और भवनों और स्तूपों का भी निर्माण हुआ था, जो आज भी इस युग की कला का दिग्दर्शन करता है। मूर्तिकला भी इस युग की असाधारण उन्नति है। बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म के प्रमुख देव देवताओं की अनेक मूर्तियां तत्कालीन कलाकारों द्वारा बनाई गई थी। इसी काल में निर्मित बुद्ध की 3 प्रतिमाएं अपने भग्न अवस्था में मथुरा, सारनाथ और सुल्तानगंज में मिली है। गुप्तकालीन विष्णु हिंदू देवताओं की भी बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां प्राप्त हुई है। चित्रकाल के अद्वितीय उदाहरण भी हमको अजंता, एलोरा, बाघ और सीतन सवाल आदि गुफाओं में मिलते हैं। तो इस तरह जो गुप्त साम्राज्य था या फिर गुप्त पीरियड था, इसको क्या कहते हैं? स्वर्ण युग या फिर गोल्डन एज कहते हैं। और इसी वजह से भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। तो दोस्तों, ये था हमारे आज के लेक्चर में। तो हमने आज के लेक्चर में देखा शुंग डायनेस्टी, जैसे कि कुषाण साम्राज्य और सातवाहन साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य के बारे में डिटेल में देखा। अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे सवाल पूछ सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे नॉलेजेबल वीडियो के लिए आप हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है एग्जाम मैनिएक्स, इसको सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबा दो, ताकि आपको ये जो अर्ली जो नोटिफिकेशन है लेक्चर के, वो आपके पास आ जाएंगे। थैंक यू।